ओके चलो ठीक है। ओके तो एक और छोटा सा अपना क्वेश्चन बाकी था, बस वो डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। एंड इट वाज मोर लाइक प्रॉपर्टी, ये बताया था मैंने। और जस्ट अ क्वेश्चन, यू कैन इफ यू वांट टू देन यू कैन मेमोराइज दिस एज अ प्रॉपर्टी। ये देखो बच्चों, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। हेलो सर, आवाज चलो आ चलो रही है। ठीक है। चलो बढ़िया। तो एस डैश एंड एस, तो मैंने याद है ऐसा कुछ मेंशन करके गया था, प्रूव दैट कॉन्फोकल इलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो कॉन्फोकल इलिप्स एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली का मतलब क्या हो जाएगा? दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90। हाँ, अरे ये ज्यादा हो गया था। करेक्ट, फिर डायग्राम बना देता हूँ। और ये देखो कितना सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन है, जस्ट वन स्टेप ऐसे हो जाता है। ये देखो, एक सेकेंड, पहले फोकल ट्राइंगल बनाता हूँ। तो दिस इज पॉइंट पी, तो लेट्स डू अ फोकल ट्राइंगल पी एस एस डैश। तो ये वाला फोकल ट्राइंगल बन जाएगा पी एस एस डैश, फोकल ट्राइंगल पी एस एस डैश। अब एक काम करो, देखो ये फोकल ट्राइंगल है, तो ऐसे सोचो इस पी पॉइंट पे हाइपरबोला को पहले टेंजेंट डालता हूँ। तो दिस लाइन इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो सबको चमक रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ये लाइन टेंजेंट है, अगर टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला एच। ऑलराइट, कितने बच्चों को समझा? ये फोकल ट्राइंगल अगर है तो हाइपरबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। बट एक काम करते हैं ना, अपन इलिप्स का टेंजेंट भी बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ टेंजेंट टू इलिप्स आल्सो। दिस लाइन इज टेंजेंट ऑफ इलिप्स, टेंजेंट ऑफ इलिप्स। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो टेंजेंट ऑफ इलिप्स भी क्या हरकतें करता है बच्चों? टेंजेंट ऑफ इलिप्स बाइसेक्ट्स द एक्सटर्नल एंगल, इफ यू रिकॉल, है ना? तो ये टेंजेंट बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसका टेंजेंट बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये अल्फा अल्फा, ये बीटा बीटा। तो साफ दिख रहा है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 180, सो अल्फा प्लस बीटा इज 90। खत्म। अल्फा प्लस बीटा 90, इसका मतलब है ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन के बीच में एंगल क्या है? ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन के बीच में एंगल क्या है? 90। तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का मतलब होता है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, दे इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। सिंपल इनफ। तो इसको पूरा m1 m2 -1 करने की जरूरत नहीं है, दैट वुड हैव बीन वेरी लेंथी। ये सीधे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से हो गया बच्चों, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये अपना एक बस बाकी था, बाकी और कुछ भी नहीं था। अपन को मस्त एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करना है, विच इज एसिम्प्टोट्स। ऑलराइट, वी हैव टू स्टार्ट विद एसिम्प्टोट्स। तो चलो चालू करते हैं। तो व्हाट इज एसिम्प्टोट? तो देखो, प्रॉपर एसिम्प्टोट तो आप एओडी में पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक टॉपिक है, उसमें अच्छे से विद लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन आपको दिखाया जाएगा कि एसिम्प्टोट्स होता क्या है। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, और उतना ही आइडिया दे रहा हूँ जितना अपन को हाइपरबोला में नीडेड है। वी आर नॉट डूइंग इट बाय कैलकुलस मेथड। तो देखो एसिम्प्टोट का टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है? एसिम्प्टोट का डेफिनेशन होता है, एसिम्प्टोट इज अ लाइन, एसिम्प्टोट इज अ लाइन such that as x and or y tends to plus or minus infinity, the distance between line and curve tends to 0। सिंपल, सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ये हो जाएगा इसका, विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकलिटी। न्यू चैप्टर? अरे नहीं पार्थ, एसिम्प्टोट्स इज अ सब टॉपिक ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का ही टॉपिक है, बट हाइपरबोला का सबसे काम का टॉपिक है, तो इसको अच्छे से सेपरेटली पढ़ते हैं अपन। ऑलराइट, तो एसिम्प्टोट्स क्या होता है बच्चों? एसिम्प्टोट्स इज अ लाइन सच दैट as x and y tends to infinity, या फिर x और y इनमें से कोई सा भी एक इंफिनिटी हो रहा हो, तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द कर्व मस्ट टेंड टू 0, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो मैं ऐसे टाइप का बता रहा हूँ आपको। ये एक मान लो लाइन है, और समहाउ लेट्स से कर्व ऐसा बिहेव कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो रहा है। तो जैसे कि यू कैन सी डिस्टेंस धीमे 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 कम होता जा रहा है, टेंडिंग टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, इट इज टेंडिंग टू 0, अप्रोचिंग 0। ऑलराइट, तो ये लाइन एक तरीके से, अगर ये तुम्हारा कर्व है, तो इस लाइन को आप क्या बोल सकते हो बच्चों? एसिम्प्टोट। दिस लाइन कैन बी कॉल्ड एन एसिम्प्टोट। ऐसा, हाँ, जस्ट ऐसे ही आस्किंग, मतलब जरूरी नहीं है मेंशन करना, बट एक बार सोच के बताना अकॉर्डिंग टू यू।
अगर ऐसा कुछ है, मान लो द कर्व इज एक्टिंग लाइक दिस, तो क्या मैं ये वाली लाइन को एसिम्प्टोट बोलूंगा? इज दिस टेक्निकली एन एसिम्प्टोट? No, sir. No, sir. No, sir. ये वाली Yes, लाइन sir. एसिम्प्टोट है? एक्सटेंडिंग तो इंफिनिटी के लिए बोले। हाँ, मतलब कोई सा भी एक मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम एक। तो क्या ये एसिम्प्टोट सर, आपके साथ? Yes, sir. Yes, Asymptote sir. होगा. सर दिस इज एक्चुअली एसिम्प्टोट। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों? ऐसा कहीं पे लिखा भी नहीं है मैंने, और मैं ऐसे इसलिए जानबूझ के बता भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई सा कर्व उसकी एसिम्प्टोट को पहले कट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये कर्व इसको कट कर रहा है, हाँ यहाँ पे प्रॉपर कट कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, ऐसे। एसिम्प्टोट है क्या? हाँ, टेक्निकली दिस इज एसिम्प्टोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अ कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट इट्स एसिम्प्टोट बिफोर एंड, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन इंटरसेक्ट इट्स एसिम्प्टोट बिफोर हैंड। अभी तक अपन ने ऐसा देखा नहीं है, बट देखोगे, ये सब एओडी वाली बात है, अपन को इसमें नहीं घुसना। तो चलो ध्यान से देखो, अपन को ज्यादा सोचना नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं? एसिम्प्टोट की बातें कर रहे हैं। तो सिंस अपन को थोड़ा सा कर्वेचर के बारे में पता ही है, ऐसा कर्वेचर है। वैसे एसिम्प्टोट बच्चों तीन टाइप की होती है। एसिम्प्टोट तीन टाइप की होती है। एक होती है वर्टिकल एसिम्प्टोट, एक होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, और एक होता है इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकल का मतलब समझ गए, ऐसा यस कुछ। सर। तो क्या ये कर्वेचर का वर्टिकल एसिम्प्टोट दिख रहा है क्या? जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब लाइक चाहो तो एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। वर्टिकल एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है? x टेंडिंग टू सम कांस्टेंट, जैसे जैसे x इस कांस्टेंट की तरफ हो रहा है, y सडनली प्लस या माइनस इन्फिनिटी भाग रहे हैं, है ना? तो मुझे इक्वेशन के हिसाब से देखो, चलो इक्वेशन को एनालाइज कर लेते हैं। तो y by b is basically x square by a square minus 1. So just tell me, can you see any such constant? x को कोई सा ऐसा कांस्टेंट डालने पे y सडनली प्लस और माइनस इंफिनिटी हो जाए, ऐसा कोई कांस्टेंट दिख रहा है क्या? नहीं यार, x को मैं एनीवे कोई सा भी कांस्टेंट पुट करूंगा, ये कांस्टेंट ही आएगा। इंफिनिटी हो ही नहीं रहा है, देयर इज नथिंग व्हिच इज मेकिंग दिस इंफिनिटी। y इंफिनिटी हो सकता है कि एकदम से कि x को मैंने 2 डाला 3 डाला और ये सडनली इंफिनिटी हो गया, नहीं यार। y भी फाइनाइट ही आएगा एज लॉन्ग एज ये पुट x एज फाइनाइट। तो वर्टिकल की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जबरदस्ती बेवकूफ बना रही। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जैसे जैसे x प्लस या माइनस इंफिनिटी होता जाए, y कांस्टेंट c होता जाएगा, है ना? ऐसा होता है ना हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ऐसा टाइप का। तो सोचो इक्वेशन को देखते हुए, x को प्लस और माइनस इंफिनिटी रखो इस इक्वेशन में, तो कैन यू सी y एज बिकमिंग सम कांस्टेंट? नहीं बे, x को इंफिनिटी डालूंगा तो y भी इंफिनिटी बन रहा है, तो नहीं यार, आई डोंट सी इट बिकमिंग अ कांस्टेंट। तो इसमें हॉरिजॉन्टल का कोई सिनेरियो है ही नहीं। और वो कर्वेचर से भी आपको थोड़ा सा आइडिया कि इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट दिख रहा है क्या? नहीं यार। वर्टिकल दिख रहा है क्या? नहीं यार। एक तीसरा पॉसिबिलिटी बचता है जिसको अपन को एनालाइज करना है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी। ये सब तो फालतू डिस्कशन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेट, मुझे पता नहीं है तो मैं यही फिगर आउट कर रहा हूँ, लेट y इक्वल्स टू mx प्लस c बी द इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। चलेगा? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इंक्लाइंड हो सकता है, पता नहीं, ऐसे टाइप का जैसे मैंने बनाया ना बच्चों, इंक्लाइंड। स्लोप जीरो भी नहीं है, इंफिनिटी भी नहीं है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c बी द इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। ऑलराइट, तो मैं एकदम बच्चों वाला मेथड बता रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग इट बाय कैलकुलस मेथड। अभी अपन को कैलकुलस वाला आता नहीं है, तो उस पर डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये देखो, अगर ये लाइन इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, अपने हाइपरबोला से सॉल्व करता हूँ। सॉल्व दिस लाइन विद द हाइपरबोला। तो क्या बचेगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई एम सॉल्विंग दिस लाइन विथ माय हाइपरबोला। तो देखते जाओ, तो अपेरेंटली ये क्वाड्रेटिक इन एक्स बन रहा है बच्चों, क्वाड्रेटिक इन एक्स बन रहा है। और कांस्टेंट टर्म क्या? माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन रहा है बच्चों क्वाड्रेटिक। ठीक है? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, यहाँ तक तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ तक कुछ सोचने वाली बातें ही नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर ये इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है, मान लो इफ दिस इज एन इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, इफ इट एग्जिस्ट, मुझे नहीं पता ये ट्रू है या नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, बट अज्यूमिंग इफ इट्स एन इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, ये कर्व को कहाँ पे कट करेगा बताओ? इसके रूट्स, मतलब ये लाइन को मैं इस कर्व से सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो इसके रूट्स टेक्निकली क्या बोल सकता हूँ? यस और नो? प्लस और माइनस में मत जाना, बट कितने बच्चों से टेक्निकली दिस लाइन इज सपोज टू इंटरसेक्ट द कर्व एट
इंफिनिटी। आई होप एवरीबॉडी इज फॉलोइंग दिस। ठीक है, ये लेमैन मेथड है। लेमैन मतलब इसके लिए मुझे कैलकुलस की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वाड्रेटिक की मेथड से कर रहा हूँ। बट इतना समझ आ रहा है कि अगर ये एसिम्प्टोट माना है तो ये इसको जो रूट्स हैं इसके रूट्स इंफिनिटी और इंफिनिटी होंगे ना। आई होप सबको समझा हो। और इसी को अपन थोड़ा सा क्वाड्रेटिक वाली बुद्धि लगा लेते हैं। x की जगह 1/x डाल दो। x की जगह बच्चों 1/x डाल दो। तो x की जगह 1/x डालने से क्या होता है बच्चों? सर वी कैन से ना कॉन्ट्राडिक्शन बनाना है तो फिर पहले दोनों टर्म्स को जीरो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, वैसे वो पता है तो ऐसे ठीक है, मैं तो ऐसे प्रेफर करता हूँ सर बोलना। आपने ही बताया था एक क्लास में। नहीं मैंने कहा, मैं तो आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ। नहीं मतलब आपने लाइक हाइपरबोला एक टाइम बोला था कि कॉन्ट्राडिक्शन हो उसका मतलब कि रूट्स इन्फिनिटी होते हैं। हाँ ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन है रूट्स इंफिनिटी होते हैं ये, बट मैं तो अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक के उधर से दिखा रहा हूँ। मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक टू हैव बोथ रूट्स इंफिनिटी। ये थोड़ा अलग डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन को। इस बार रूट्स दिए हुए हैं इंफिनिटी इंफिनिटी, और फिर इंटरप्रेट करना है कि क्या हो जाएगा। तो मैं इसको प्रॉपरली समझा रहा हूँ। देखो ये तुमको समझता है ओके क्या? सर। हाँ ax यस। स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इसके रूट्स इंफिनिटी इंफिनिटी हैं तो मैंने x की जगह 1/x रख के एलसीएम ले लिया। तो ये जो क्वाड्रेटिक इसके रूट्स क्या हो जाएंगे बताओ? 0। x की जगह, हाँ x की जगह 1/x रखने से रूट्स रेसिप्रोकल आ जाते हैं ना, मतलब इसके अल्फा बीटा है तो इसके 1/अल्फा 1/बीटा हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप ये सबको समझा हो। तो टेक्निकली इसके रूट्स इनफाइनाइट होना मतलब सेकंड वाली जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट 0 0 होना। और किसी क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स ही 0 0 है, अगर दोनों ही रूट 0 0 है, इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म ये 0 होगा। समझ रहे हो ना? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय। तो अल्फा और बीटा अगर 0 है तो सी भी 0 बी भी 0। तो सी मतलब कांस्टेंट टर्म 0 एंड बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी 0। तो अब ध्यान से देखो इससे अपना कंक्लूजन क्या निकल रहा है। व्हाट आर वी एबल टू कंक्लूड फ्रॉम हियर? यहां से मिल रहा है m इज प्लस माइनस b बाय a एंड a तो 0 हो नहीं सकता, m नॉन जीरो था क्योंकि इंक्लाइंड एसिम्प्टोट लिया था, तो c मस्ट हैव बीन 0। तो देखो ये सब एनालिसिस करके मुझे क्या आया? आई एंडेड अप गेटिंग समथिंग रियल एंड समथिंग ट्रू। मतलब ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन टाइप नहीं आया। I started with a line y equals to mx plus c. I assumed it to be an inclined asymptote, and I ended up getting something sensible. I ended up getting something sensible. Yeah, tell me. सर ये फर्स्ट पेज है। हाँ ये फर्स्ट पेज है। सॉरी सर पर मैं लेक्चर अभी लेट ज्वाइन किया, अभी से देखूंगा तो समझेगा। हाँ 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 बिल्कुल समझेगा। मैं एक सेकंड में वापस से बता देता हूँ फटफट। Hence the asymptotes are y equals to mx और c तो 0 है। आपको सेकंड 2a स्क्वायर cn 0 कैसे है? यस सर, सेम अरे डाउट। ये तो सेम डाउट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर दोनों ही रूट 0 हो तो सम ऑफ द रूट्स क्या बोलता है? माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बोलता है? सी बाय। तो अल्फा प्लस बीटा भी 0 है, अल्फा इंटू बीटा भी 0 है, तो b भी 0 है, c भी 0 है, तो x का कोफिशिएंट भी 0 और कांस्टेंट टर्म भी 0। प्रीटी ऑब्वियस ना? क्या हुआ? तो x और कांस्टेंट टर्म दोनों के कोफिशिएंट 0 होंगे ऐसा। ओके सर, गॉट। दोनों रूट 0 होते हैं ना। तो चलो देखो, तो इसमें से क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या हो गया? समझने वाली बात, ये प्रूफ को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो बस ऐसे किसी ना किसी मेथड से तो डिराइव करना ही है, तो कर ही रहे हैं और क्या। तो ये देखो इसका डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम क्या बन रहा है बच्चों? हाँ, तो डायग्राम इज लाइक दिस। अपन ने स्टार्ट किया एक सिंपल हाइपरबोला से, और अपन को प्रॉपर लाइंस आ गई। वी प्रॉपरली ऑब्टेन्ड लाइंस। ऑलराइट, बना देता हूं। तो ऐसी दो लाइंस अज्यूम करो। अपन ने लास्ट लेक्चर थोड़ा सा आइडिया लिया था बट अपन अच्छे से समझे नहीं थे। अब मैं अच्छे से सारी ज्योमेट्री सब कुछ समझा रहा हूँ। तो ऐसी दो लाइंस बनाओ। ये वाली लाइन समझ पा रहे हो? ये b बाई ए एक्स है और ये y इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स है। ऑलराइट, दीज टू लाइंस। तो दीज टू लाइंस आर एक्चुअली दी एजिम्प्टोट्स ऑफ अवर हाइपरबोला h। तो हाइपरबोला h ऐसा बनता है बच्चों। तो याद है अपन ने स्टार्टिंग में ऐसे कुछ डिस्कस करने की कोशिश करी थी कि सर ये पैराबोला, कैन वी कॉल इट टू पैराबोलास? तो मैंने बोला था शायद नहीं।
शायद वी हैड दिस डिस्कशन, तो मैंने बोला था नहीं, क्यों? क्योंकि बेसिकली कर्वेचर का डिफरेंस है बच्चों. If you try the same thing, if you try to do the same analysis with parabola, you will not get anything sensible. सब कुछ absurd ही आएगा. मतलब पैराबोला का कोई एसिम्प्टोट नहीं होता, हाइपरबोला का एसिम्प्टोट होता है. तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि अच्छा इनमें कर्वेचर का डिफरेंस है मेनली, इनमें मेनली कर्वेचर का डिफरेंस है. तो दिस इज व्हाट अ डायग्राम लुक्स लाइक. ऑलराइट, प्रॉपर्ली इन दोनों लाइंस के बीच में कंटेंट होता है. दीज आर दी एसिम्प्टोट्स. ठीक है, एक और पॉइंट लिख ही देता हूं. नोट, ये समझ रहे हो क्या? H and C have same asymptotes. H and C have same asymptotes. Pretty obvious, ये अपन थोड़ा सा जान तो चुके ही हैं पहले, बट अभी जस्टिफाई भी कर देता हूँ. ये देखो, अभी जस्टिफाई भी कर देते हैं. यहीं कहीं आपको क्या करना है, आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसिम्प्टोट निकालना है. और अगर एसिम्प्टोट निकालना है तो कितने बच्चों समझ रहा है कि यही मेथड फिर से लगा दो. यू स्टार्ट विथ कॉन्जुगेट हाइपरबोला. तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में बच्चों टेक्निकली यहाँ पे बस -1 होगा. -1 के कारण फर्क क्या पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, उसके कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा. बट डू यू अंडरस्टैंड, ये दोनों टर्म्स तो उसमें भी सेम आने वाली है. जब तुम ये करोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, तो उसमें ये दोनों टर्म्स तो सेम आएंगी, और ये दोनों टर्म्स सेम आएंगी, तो इसके m और c तब भी सेम आएंगे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जस्ट 1 की जगह -1 रखने से तुम्हारा ये एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ेगा. ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी अफेक्टेड, एंड वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने एसिम्प्टोट्स लाने में. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि इफ यू वर टू डिराइव कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसिम्प्टोट्स, यू विल गेट द सेम टू लाइंस. खत्म, चलेगा. तो अगर ये h है तो ये c है, और दोनों के एसिम्प्टोट्स क्या है? y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाय ax. रिमेंबर, ठीक है. तो इसको जल्दी से कॉपी करो. अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. बहुत अच्छा एनालिसिस है इसका, और काफी काम का भी है. तो इसको कॉपी कर लो बच्चों. Sir, but if the roots are infinite, then how is the sum of the roots in the first quadratic defined? अरे मानस, फर्स्ट क्वाड्रेटिक नहीं बिट्टू, सेकंड क्वाड्रेटिक के लिए. फर्स्ट क्वाड्रेटिक तो बोलने वाली बात है, एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट्स विद सेकंड क्वाड्रेटिक. अगर रूट्स इंफिनिटी है तो अपन हमेशा 1/infinity का टर्म चाहते ना, तो हमने x की जगह 1/x रखा और फिर इसका एनालिसिस करा. इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट 0 हो गए, और दोनों रूट 0 इज बेटर टू राइट. इसके ऊपर कुछ भी, अच्छा हाँ जथिन, इसके ऊपर एक था बस, वो लास्ट लेक्चर का एक क्वेश्चन रह गया था, बस वही था और कुछ नहीं. देखो, अगर लिखना है तो लिख लो, देखो लिखना है तो लिख लो, बट इसको अपन को पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ते जाना है. काफी काम की चीज भी है ये, काफी काम की चीज है ये बच्चों. स्क्रॉल डाउन या श्योर, ये लिखना है ना, चलो लिख लो. लिखो लिखो आराम से. वैसे प्रूफ कोई बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं उसका. द क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज the asymptotes are given by these two lines, y equals to plus minus b by ax. सर, हाँ, आपको एक रूट तो इन्फिनिटी है, दूसरा कैसे पता चला इन्फिनिटी है? दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट काइंड ऑफ इंफिनिटी होंगे ना. मतलब एक रूट क्यों, दोनों. अगर ये एजिम्प्टोट है, इंक्लाइंड एजिम्प्टोट ऐसा टाइप का, तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर होंगे? अच्छा ओके, वैसे ही आपने लिख, ठीक, समझ गया. हाँ, वैसे दिस इज नॉट लाइक परफेक्ट एनालिसिस, मतलब है परफेक्ट है, बट लाइक अच्छा टेक्निकली साउंड एनालिसिस नहीं है. टेक्निकली साउंड एनालिसिस आएगा प्रॉपर कैलकुलस से. व्हेन यू लर्न कैलकुलस में एजिम्प्टोट्स, जनरल एजिम्प्टोट कैसे निकालना किसी भी कर्व का, तब ये बहुत इजी लग जाएगा. अभी तो अब इतना आता नहीं है, इसलिए इससे ही करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं. बट ठीक है, ये भी गलत थोड़ी है.
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो। नोटेड। ओके चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। सर ठहरिए ऑलमोस्ट प्लीज सर। ओके, मतलब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, जरा सा बस इतना, ठीक है। चलो, तो एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा काम की होती है, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज काम की होती है। क्वेश्चन इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड ही बनेंगे। तो एक और नोट, एक्चुअली में एच की इक्वेशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सी की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। और एक नया नोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कैपिटल ए। ऑफिशियल नोटेशन नहीं है, हमारे बीच की बात है ये। एक नया नोटेशन आ गया है, एच सी एंड ए। तो एच और सी तो सबको पता ही था, अब ये ए क्या है, कितने बच्चों को समझ रहा है? कैपिटल ए is nothing but asymptotes but pair. What is this pair? क्या बोलना चाह रहे हो? सिंपल यार, मैं instead of writing two single lines, I can also write it as combined equation, है ना? दो लाइंस की जगह मैं इसको कंबाइन करके भी लिख सकता हूँ। तो कंबाइन करना तो याद ही है ना सबको। दिस इज बेसिकली y by b इक्वल्स टू प्लस माइनस x by, ऐसा बन रहा है। और y by b प्लस माइनस x by इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये उसका लाइन पेयर बनेगा। And there is a very specific reason why I am writing it like this. The line pair or pair of asymptotes is given by x square by a square minus y square by b square equals to 0. See that it resembles the equation of h and c. Pair of asymptotes is almost as good as h and c का equation. ठीक है, तो अब के से अपन क्या करेंगे, पेयर ऑफ asymptotes का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंगल लाइंस। ठीक है, गेट यूज टू दिस नोटेशन। कैपिटल ए डिनोट्स पेयर ऑफ asymptotes। आई होप चले ये नोटेशन, ठीक है सबको। दिस इज पेयर ऑफ asymptotes। और इसका देखो क्या क्या एडवांटेज है, व्हाई डू वी राइट इट लाइक दिस। ये देखो प्रॉपर्टीज में देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सिंपल वाली प्रॉपर्टीज देख लेते हैं अपन। व्हाट आर द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टीज? ये देखो, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर आपको ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस निकालना है तो निकाल सकते हो, कोई लफड़े वाली बात नहीं है। ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ कैपिटल ए। चलेगा? बोलो ये। एंड दिस इज लाइक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी हाइपरबोला। किसी भी हाइपरबोला में आपकी एसिम्प्टोट्स पता है तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स निकालना आता है क्या? हाँ यार, अगर अपन को लाइंस पता है तो एंगल बाइसेक्टर्स निकालना आता है। तो एंगल बाइसेक्टर्स निकालना आता है तो अपन को ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस मिल जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। फेयरली इजी बट डू मेमोराइज दिस, काम आता है ये। ठीक है, उसके बाद ये देखो, asymptotes intersect at center of hyperbola। एजिम्प्टोट्स कहाँ पे मीट करते हैं? याद रखना, ये भी काम की चीज है। एजिम्प्टोट्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? हमेशा किसी भी हाइपरबोला में। इन रैंडम मतलब जनरल 2 डिग्री हाइपरबोला में भी एजिम्प्टोट्स कहाँ पे हमेशा मीट करेंगे? सेंटर पर। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। इसको ऐसे बोल सकते हो, मतलब दिस इज नॉट द ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऐसे बोलने वाले लोग ऐसे बोलते हैं। और मतलब एजिम्प्टोट्स आर लाइक, द वर्ड इज लाइक, not same. Asymptotes are like pair of tangents from center। चलेगा क्या? क्या मैं asymptotes को tangent बोल सकता हूं?
क्या मैं एसिम्प्टोट्स को टेंजेंट बोल सकता हूँ? टेक्निकली स्पीकिंग नो, क्योंकि यार टेंजेंट तो प्रॉपर टेंजेंट होती है, बट एसिम्प्टोट आर नॉट टेंजेंट। मतलब एसिम्प्टोट टेंजेंट होता तो फिर एसिम्प्टोट वर्ड बनाने की क्या जरूरत थी? एसिम्प्टोट इज लाइक अ छोटा सा सेपरेट ब्रांच। तो एसिम्प्टोट को अपन आर लाइक, मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा ऐसे वर्चुअली बोल रहा हूँ कि बेसिकली टेंजेंट नहीं है, बट यू कैन ऐसे देखना है कि यार अगर ओरिजिन से, जैसे कि ये दिख रहा है, सेंटर से अगर मैं इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉप करूंगा तो क्या होगा? तो सेंटर से इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉप करूंगा तो बेसिकली एसिम्प्टोट्स बन जाएंगी, वो एसिम्प्टोट्स ही मिलेंगी। सेंटर से आप टेंजेंट ड्रॉप नहीं कर सकते, वो एसिम्प्टोट्स ही आती हैं। हेंस द वर्ड आर लाइक पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेंटर। इनफैक्ट दिस में लाइक कंफ्यूज यू, तो मैं रब कर देता हूं, बट मेन क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज दिस ओनली: asymptotes intersect at the center of hyperbola. Asymptotes meet at the center of hyperbola. Alright? उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इसका भी काफी काम आ सकता है, ध्यान से देखना। The equations of H, C and A differ only by their constant terms, and ये जो मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट, दिस इज फॉर एनी हाइपरबोला। एनी मतलब जनरल, ऑल्सो जनरल की भी बात कर रहा हूं मैं। अभी जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है एच, सी एंड ए, एक हाइपरबोला, उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला और उसकी पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ये तीनों की इक्वेशंस डिफर ओनली एंड ओनली बाय देयर कांस्टेंट टर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओनली एंड ओनली डिफर बाय देयर कांस्टेंट टर्म्स। तो आप लोगों को लग रहा होगा सर इसमें बता के रहो, दिख ही रहा है, तो दिख ही रहा है एच, सी और इसका 1 है, इसका -1 है, इसका 0 है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल ऑल्सो। जनरल मतलब, एक सेकेंड मैं ऐसे एग्जांपल ढूंढ लेता हूँ कुछ। जनरल मतलब कि उसमें कांस्टेंट टर्म का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बस साइन अलग होगा ना? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, जस्ट अलग होगा। अभी जैसे यहाँ पे 1 है तो वहां पे कुछ लैम्डा पैम्डा होगा, ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, जस्ट डिफर बाय देयर कांस्टेंट टर्म्स। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो। अच्छा, मैं पहले पूरी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फिर जस्टिफाई करता हूँ ना। नहीं, पहले जस्टिफाई कर देता हूँ, रुको। आप बोल रहे होगे कि यार ये कैसे, मतलब इसमें दिख रहा है बट बाकी जगह कैसे? चलो ये देखो, कितने बच्चों को समझ रहे हैं कि अभी तुम्हारा ये पेयर ऑफ एसिम्प्टोट है और ये तुम्हारा हाइपरबोला है, और ऐसा का ऐसी ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। ऑलराइट, तो अब मुझे सोच के बताओ, अगर मुझे अगर मुझे स्टैंडर्ड से जनरल जाना है तो मैं क्या करूंगा? मैक्स टू मैक्स शिफ्ट एंड रोटेट कर दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं शिफ्ट और रोटेट कर देता हूं, इफ आई शिफ्ट एंड रोटेट माय कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा, तो अब ये वाला जनरल हाइपरबोला हो चुका होगा और ये उस जनरल हाइपरबोला के एसिम्प्टोट्स और कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो चुके होंगे। बट ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड से जनरल जा रहे हो, शिफ्ट एंड रोटेट करना पड़ रहा है, तो शिफ्ट एंड रोटेशन के कारण जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्या आते हैं? कितने बच्चों के आता है? x की जगह x cos थीटा माइनस y sin थीटा, और y की जगह x sin थीटा प्लस y cos थीटा, ऐसा कुछ रखते थे अपन बच्चों, याद है? x की जगह Yes, x sin sir. थीटा प्लस y cos थीटा। तो रोटेशन के कारण ये न्यू इक्वेशन में चेंजेस आएंगे, और शिफ्ट के कारण आर यू बाइंग दिस बच्चों? फिर x की जगह x डैश प्लस h, y की जगह कैपिटल Y प्लस के, जो भी आप रखते थे, तो शिफ्ट भी कर दो, रोटेट भी कर दो, तो उसके कारण ये जो चेंजेस आएंगे, ये चेंजेस आएंगे तीनों इक्वेशंस में। इनफैक्ट एवरीवेयर दीस चेंजेस मस्ट बी मेड। तो इफ मैंने लेट्स से थीटा से रोटेट करा और h और k से शिफ्ट करा, तो न्यू इक्वेशन कितने बच्चों को समझ आ रही है? न्यू इक्वेशंस विल बी, जो x स्क्वायर था ये बन जाएगा, y स्क्वायर था ये बन जाएगा। तो ऑल ऑफ यू कैन विजुअलाइज किए, तो एक जनरल 2 डिग्री टाइप बन गया। एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, एक्स इंटू वाई भी है, और सारी टर्म्स हैं, ठीक है। बट कितने बच्चों को समझा? अगर हाइपरबोला की इक्वेशन देखें तो राइट साइड में 1 रहा होगा, कॉन्जुगेट के लिए -1 रहा होगा, और एसिम्प्टोट के लिए 0 रहा होगा। टेल मी वन थिंग, इफ आई वर टू टेक एलसीएम, तो a स्क्वायर b स्क्वायर राइट साइड में जाएगा। Would it make any difference in x square वाला टर्म, y square वाला टर्म, xy वाला टर्म, x टर्म, y टर्म? इन सब में कोई भी चेंज आने वाला है? यहाँ पे 1 हो चाहे -1 हो, यहाँ पे 0। मैक्स टू मैक्स ये इनकी कांस्टेंट टर्म्स को एडिट करेगा ना आफ्टर टेकिंग एलसीएम।
जब एलसीएम लूंगा तो बी स्क्वायर दिस, ए स्क्वायर दिस और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या तो वहां पे प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा या फिर जीरो होगा. बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एट ऑल, इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एट ऑल इन द एक्स एंड वाई वाला टर्म्स. ये सब में सेम रहेगी. तो 1 लो, -1 लो या 0 लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स एक्स वाई सब सेम आने वाला है. इससे अपन ने क्या सीखा कि हाइपरबोला की इक्वेशन बनाओ, चाहे कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन बनाओ, चाहे पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स की इक्वेशन बनाओ, ये सारे सेम दिखने वाले हैं. ये सारे के सारे सेम दिखने वाले हैं. द ओनली डिफरेंस विल बी ऑफ their constant terms. So the equations only differ by their constant terms बच्चों. Hence the statement. तो इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है. Just the statement is good enough. ये तो मैं खाली जस्टिफाई कर रहा था. Do not copy this. Pointless to copy this. Understanding वाली बात है. ठीक है. And not just that, पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद अपन इसमें एग्जाम्पल पे वर्क करते हैं बच्चों. The equations of H, C and A differ only by their constant terms, and this is true for any hyperbola, including general or tilted hyperbola. ठीक है. Not just that, also H plus C is 2 है. H मतलब क्या? Equation of our hyperbola. C मतलब क्या? Equation of conjugate hyperbola. और A मतलब क्या? Equation of pair of asymptotes. Equation of pair of asymptotes. H plus C 2 है. Do I have to justify कि understand कि हाँ ठीक है, थोड़ा feel तो आ गया है. इन दोनों की इक्वेशन को ऐड करने पे 2 times pair of asymptotes की इक्वेशन मिलती है. इनफैक्ट और बेटर, H का कांस्टेंट टर्म प्लस C का कांस्टेंट टर्म इज 2 times कैपिटल A का कांस्टेंट टर्म. क्या बच्चों को मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है? देखो ना, अब जब पूरा का पूरा x और y और सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे x और y सेम, यहाँ पे x और y सेम और यहाँ पे 2 times x और y सेम, तो सारे x और y कैंसिल ही हो जाएंगे. We will only survive with constants. We will only survive with constants. तो टेक्निकली ये याद रखना सही रहेगा कि h का कांस्टेंट प्लस c का कांस्टेंट इज 2 times asymptotes का कांस्टेंट. बाकी सारी टर्म्स ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है. तो चलो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ढूंढ के इस एग्जांपल के थ्रू इस पे वर्क करते हैं. अभी द एनल पॉइंट्स फिर बताएंगे क्या? थोड़ा नेट डिस्कनेक्ट हो गया. क्या 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 कौन सा वाला पॉइंट? सर ये h plus c is equal to 2 है लास्ट. h plus c 2 है. अरे सिंपल देखना, मैं तो यहीं से देख के बता रहा हूँ. h की इक्वेशन और c की इक्वेशन ऐड करने पे मुझे 2 times पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स का एक्सप्रेशन मिलता है इक्वेशन. दिस प्लस दिस गिव्स यू 2a. बस यही बता रहा हूँ. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि दिस विल बी ट्रू फॉर जनरल आल्सो. जो मैंने नीचे लिखा था ना जनरल वाला, उसमें भी उन दोनों को ऐड करते तो 2 times पेयर ऑफ असिम्प्टोट का एक्सप्रेशन ही मिलता. तो उसको जनरल में लिखने की जरूरत नहीं है. बोलो. H कांस्टेंट टर्म माइनस C कांस्टेंट टर्म, हम लोग डिफरेंस को 2 इक्वेट कर सकते हैं. सॉरी वापस बोलो. h कांस्टेंट टर्म माइनस C का कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 2. डिफरेंस 2 क्यों? 2 क्यों? H का कांस्टेंट टर्म जो भी रहेगा लेफ्ट साइड से इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू आएगा, +1 हो जाएगा, और C का कांस्टेंट टर्म -1 हो जाएगा. दोनों का नहीं डिफरेंस नहीं, वो तो ये खाली स्टैंडर्ड के लिए हुआ मेरे दोस्त. दैट इज ओनली फॉर स्टैंडर्ड. नहीं नहीं नहीं, जनरल के लिए थोड़ी हो जाएगा. जनरल के लिए तो a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम लेके काफी कचरा कर चुके होंगे, और परफेक्ट स्क्वायर से जो था ना वो इतना बड़ा सा, उससे भी कुछ कुछ कांस्टेंट टर्म आ चुका होगा. तो नो 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 नो. हाँ, जनरल के लिए खाली अभी तक इतना ही बोल सकते हैं. हाँ समर्थ, ऑब्वियसली इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये किसी भी हाइपरबोला, उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला और एसिम्प्टोट में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है. किसी भी हाइपरबोला, उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है. सिंपल. ओके चलो, तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इस वाले एनालिसिस को चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं बच्चों. ठीक है. हाँ बोलो. सर प्रॉपर्टी 2 का जो सेकंड स्टेटमेंट दिया था आपने, सर कैन यू एक्सप्लेन दैट वंस अगेन? एसिम्प्टोट्स इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला. ये रहा. नहीं सर, एसिम्प्टोट्स आर लाइक पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेंटर वाला पॉइंट. हाँ, मतलब इफ यू ट्राई टू ड्रॉप टेंजेंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे तो टेंजेंट कभी नहीं बनेगा, एसिम्प्टोट्स ही बनेगा. दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. बस तुम एक काम करो, 0 0 को लेके ये अप्लाई करो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. SS1 = t² अप्लाई करोगे ना, यही बचेगा, कैपिटल ए. ओके सर. हाँ, कैपिटल ए ही बचेगा. ओके चलो, नेवर माइंड. तो ये बस प्रॉपर्टी याद रखने वाली चीजें हैं, जिसका प्रूफ और जिसका एनालिसिस याद रखना है वो मैं अच्छे से समझा भी दूंगा और याद रखने के लिए बोल भी दूंगा. ठीक है. तो एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं. मेरे को कैलकुलेशन करने का मन तो नहीं है इतना ज्यादा.
एक सेकंड रुको बच्चों, कहीं पे दिख रहा है क्या डिसेंट सा? एक काम करो, इतना कॉपी करो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अपन को यहाँ से स्टार्ट करना था। एक आध एग्जांपल ढूंढ के इस पे बताता हूँ, इतना पहले कॉपी करो। जब तक इसमें एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक बच्चों को फील नहीं आएगा। सब लेंदी मिल रहे हैं यार। Since discriminant comes zero and equation of asymptote has an equal to, हाँ निशित, yes, since discriminant comes zero in the equation of asymptote ss1 equals to t, नहीं यार निशित, ये कहाँ से आ गया? नो, वो वाला एनालिसिस और ये ss1 equals to t square वाला एनालिसिस आर कंप्लीटली सेपरेट। मैं तो बोल रहा हूँ कि इफ यू टेक h, k 0 0 एंड अप्लाई ss1 equals to t square, तो सेंटर से अगर ss1 equals to t square बनाओगे, you will get pair of asymptotes only. सर तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइपरबोला एक बाउंडेड कर्व है। नहीं, बाउंडेड नहीं है यार। बाउंडेड कैसे, बताना जरा। ये लाइन भी तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। बाउंडेड मतलब होता है रेंज इज नॉट इनफाइनाइट, मतलब किसी एक इंटरवल में डिफाइंड है। नो, इट इज नॉट फिक्स्ड इन एन इंटरवल, नो, इट इज फिक्स्ड बिटवीन टू लाइंस, बट स्टिल y कैन गो अप टू इन्फिनिटी। ओके सर, गॉट इट। एग्जाम्पल तो मिल नहीं रहा है, तो बच्चों में ऐसे जनरल टर्म्स में लिख देता हूँ। बच्चों ये देखो, समझ जाओ, आइडिया ले लो। ये देखो, लेट्स से ऐसे ही बातें कर रहा हूँ मैं, दिस इज नॉट परफेक्ट एग्जांपल क्योंकि बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर मैं जनरल 2 डिग्री ले लूंगा तो वो पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। तो अपन क्लास में ही करके देखते हैं एक आध क्वेश्चन। अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। चलो, तो अगर मान लो ऐसा एक इक्वेशन दिया आपको हाइपरबोला का, माय कमेंट इज, अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है हाइपरबोला का, तो देखो ये तो सबको समझ गया होगा ना कि एक हाइपरबोला अगर फिक्स्ड है, अगर हाइपरबोला फिक्स्ड है तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी फिक्स्ड होगा, यूनिक होगा उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और उसकी पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स भी यूनिक होंगी। तो इफ यू नो हाइपरबोला, कैन यू गेट इट्स कॉन्जुगेट एंड इट्स पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स? यस वी कैन, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो मेरा पहला कमेंट क्या हो गया? अगर हाइपरबोला की इक्वेशन पता है, इफ दिस इज गिवन, देन मैं कॉन्जुगेट की इक्वेशन क्या लिख सकता हूं? ये देखो, आई होप यू फॉलो दिस। आई कैन लिटरली से कि कॉन्जुगेट की इक्वेशन इज ये बोल सकता हूं। एंड पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स की इक्वेशन पे भी मैं डायरेक्टली क्या कमेंट कर सकता हूं? दिस ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c2 equals to 0. I can directly start off with this, but still the problem is I don't know c1 and c2. I might be knowing c, equation तो given होगी हाइपरबोला की, तो c given है, a और कैपिटल c, मतलब कॉन्जुगेट और एसिम्प्टोट गिवन नहीं। अच्छा, इनफैक्ट चलो एक और इंफॉर्मेशन पता है, h plus c मतलब c plus c1 is 2 times c2, ये मैं बोल सकता हूँ। बट अभी भी वी आर स्टक विद वन मोर थिंग, तो मैं खाली इन दोनों वेरिएबल में से एक ही इक्वेशन मिली है। वी नो ओनली वन इक्वेशन अबाउट c1 एंड c2। अभी भी एक कुछ ना कुछ एनालिसिस करना ही हमें सच दैट हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। तो अपन को यूनिकली c और a आइडेंटिफाई करना है, तो कुछ और तरीका होना चाहिए निकालने का। अभी अपना एक और कंडीशन मिसिंग है। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, सबसे पहले सोच के बताना कि h का तो कांस्टेंट टर्म गिवन था, c और a का अपन ने अज्यूम करा है c1 c2, अपन किसका कांस्टेंट टर्म निकाल सकते हैं? सोच के बताओ। एसिम्प्टोट का। वेरी गुड, कैसे? डेल्टा इक्वल टू 0। वेरी गुड, वी फाइंड c2 फर्स्ट। c2 मतलब अपने पेयर ऑफ एसिम्प्टोट का कांस्टेंट पहले निकाल सकते हैं। कैसे? दो तरीके से। देखो, एक तो ऐसे बोल सकते हो, सिंस कैपिटल A इज पेयर ऑफ असिम्प्टोट, आपने खुद ने बोला है कि ये तो पेयर ऑफ असिम्प्टोट की इक्वेशन है, तो पेयर ऑफ असिम्प्टोट से इसका मतलब है पेयर ऑफ लाइन है वो,
और पेयर ऑफ लाइन है, इसका मतलब कितने बच्चों का इधर है, डेल्टा 0 रख दो, है ना। डेल्टा 0 रखोगे तो आप सबको याद होगा डेल्टा ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी टू। तो इसमें ए एच जी एच बी एफ सब कुछ पता है अपन को, खाली सी टू अननोन है। तो इस तरीके से आप सी टू निकाल सकते हो, यहाँ से डेल्टा से सी टू निकाल सकते हो। वंस यू गेट सी टू, गेट सी टू एंड देन गेट C1 यूजिंग दिस, ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हो, ये भी चलेगा, परफेक्टली फाइन। C2 निकालने के दो तरीके हैं। गेट सेंटर ऑफ कोनिक, याद आ रहा है, गिवन बाय दीज टू लाइंस, इन दोनों को सॉल्व करके आई होप यू रिकॉल। सेंटर ऑफ कोनिक, कोनिक भी क्यों लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का सेंटर निकाल लो। तो ये जो भी सेंटर आएगा ना, पुट सेंटर इन कैपिटल ए इक्वेशन टू गेट C2। ये क्या बोल दिया मैंने यार, कैपिटल ए की इक्वेशन में सेंटर पुट कर दो तो C2 मिल जाएगा, ये कैसे? So point of intersection है, point of intersection. Correct. Asymptotes intersected center of hyperbola. So the most obvious point on the asymptotes is center. सेंटर निकालना आता है, हाँ। तो सेंटर निकाल के फट से इस पे डाल दोगे तो तुम्हें इसका C2 मिल जाएगा, हेंस इसका C1 मिल जाएगा। तो आई होप सबको ये थोड़ा सा एनालिसिस समझो। इसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही दूंगा तो अच्छा लगेगा, अभी मैं खुद सॉल्व करूंगा तो बोर हो जाएगा। बट आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया, आई होप यू गेट द बेसिक आइडिया, ठीक है। तो कुछ कॉपी करना बाकी हो तो देख लो, जल्दी से कॉपी कर लो इसको। बहुत इजी सी चीज है बच्चों, वेरी वेरी इजी। सर एक बार बी पार्ट वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या? बी पार्ट देख, मैंने बोला कि एजिम्टोट का C2 निकालना है, तो मैंने बोला एजिम्टोट्स का इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर। सेंटर ऑफ कोनिक तो मुझे एनीवे इंडिपेंडेंटली निकालना आता है विदाउट एनी एनालिसिस। मुझे सेंटर निकालना आता है ये वाला, याद हो तो, डो एस बाय डो एक्स प्लस एंड डो एस बाय डो वाई वाली लाइंस को सॉल्व करके जो आता था। तो सेंटर मैं एनीवे निकाल सकता हूँ, हाइपरबोला की इक्वेशन तो गिवन होगी, ओके। सेंटर आ गया, वो कैपिटल ए की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें एक्स और वाई की जगह जब सेंटर पुट करूंगा तो C2 आ जाएगा। ओके सर। तो अगर एक हाइपरबोला का इक्वेशन गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट और एसिम्प्टोट निकालना बहुत इजी है। नहीं यार समर्थ, ये नहीं कह सकते समर्थ, वी कैन नॉट रियली से h का कांस्टेंट एंड c का कांस्टेंट नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के, नो। वो तुम वैसे समझो ना कि जब मैं वो परफेक्ट स्क्वायर वो गंदा सा बनाया था, x cos प्लस y sin प्लस h का होल स्क्वायर और ऐसे करके होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, बट बिकॉज ऑफ एलसीएम एंड h और k सब एलसीएम ले लुआ कि वो वाला कांस्टेंट का रिलेशन चेंज हो जाएगा, कुछ रैंडम ही हो जाएंगे दोनों के दोनों कांस्टेंट। तो दिस इज परफेक्ट, इससे अपना वैसे भी सब कुछ आ रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इससे ज्यादा और कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो इसको कॉपी कर लो आराम से।
नेक्स्ट पॉइंट, कैन बी यूजफुल, कैन बी यूजफुल, ठीक है, तो ऐसे लिखा रहा हूं, बट थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप की चीज है, तो मतलब काम आ सकता है बट थोड़ा इनकम्प्लीट है. दिस इटसेल्फ विल नॉट गिव यू द आंसर. इसके बाद और एनालिसिस लग सकता है, कुछ ना कुछ और डेटा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और डेटा देना पड़ेगा. सर आपने फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? फोर्थ पॉइंट लिखा है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स, then eccentricities of h and c are sec theta by 2 comma cosec theta by 2, but I have specifically mentioned not respectively. That is, we cannot comment which is which directly. मैं पहले से नहीं बोल सकता कि ये वाला ये sec होगा और वो cosec होगा, मुझे नहीं पता. इनफैक्ट रुको मैं बता रहा हूँ, अच्छा इसको लिख लो इसमें को. बट ये है कि इन दोनों की eccentricities इन दोनों में से होंगी, बट कौन सा क्या है वो नहीं पता unless you tell something more. और डेटा नहीं दोगे तो मुझे नहीं पता कौन सा क्या है. चलो, तो फिर हम किसी भी जनरल केस के लिए कह ही सकते हैं ना कि इसेंट्रिसिटी 1 बाय इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर प्लस 1 बाय इसेंट्रिसिटी ऑफ. अच्छा ओके सर. हाँ, बट उसमें ये वाली बात है ना कि जैसे अच्छा एक सोच के बता कि अब तुझे स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, जनरल है, तो तू किसको एच और किसको सी बोलेगा? एच और सी तो तुम्हें समझ रहा है ना, वो तो अपने आपस की बात थी यार समझने के लिए. बट एक्चुअल नोटेशन क्या होता है? These two hyperbolas are conjugates of each other. ऐसा नहीं होता कि इस वाले को आप h बोलोगे, इस वाले को h बोलोगे, इसको c बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं. ये ब्लैक वाले का कॉन्जुगेट रेड वाला है और रेड वाले का कॉन्जुगेट ब्लैक वाला है. तो अब मुझे बताओ कि कौन सा वाला क्या है. ये नोटेशन गड़बड़ हो गया ना? यस सर. है ना? इसको भी आप h बोल सकते हो, इसको इसका कॉन्जुगेट बोल सकते हो, इसको भी h बोल सकते हो, इसका इसको कॉन्जुगेट बोल सकते हो, बट दीज टू आर h and c विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. बात समझ रहे हो? तो मैं HHC का जो हम कांस्टेंट्स प्लस माइनस 1 डायरेक्टली स्टैंडर्ड के लिए लिख रहे तो किसी भी जनरल के लिए वैलिड नहीं, जनरल के लिए वैलिड नहीं ना यार. जनरल के लिए वो सब रोटेट करने के कारण कांस्टेंट चेंज हो जाएगा. ओके चलो, तो मैं ये देखो सर, बट जनरल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर तो 1 को -1 रख सकते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद. हाँ, वो कर सकते हो, बट दैट इज नॉट व्हाट द क्वेश्चन इज. उसका क्वेश्चन है कि जनरल 2 डिग्री के कांस्टेंट टर्म्स कैसे रिलेटेड हैं. दे आर रिलेटेड लाइक दिस ओनली. जब तक तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो C1 C2 थोड़ी बचेंगे कांस्टेंट टर्म्स, कुछ और हो चुके होंगे, पूरा चेंज हो चुका होगा. चलो, तो फोर्थ वाला पॉइंट देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स. तो इसमें गड़बड़ी भी है, इनहेरेंटली एक छोटा सा फ्लॉ है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स. ये ध्यान से देखो, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? आप इसको थीटा लोगे कि इसको थीटा लोगे? सर अक्यूट एंगल लेंगे. ऐसा लिखा है क्या मैंने? सर वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा ना, है ना? वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपने क्या दिया हुआ है. थीटा ये वाला एंगल है कि ये वाला एंगल है. ऐसा मैंने अक्यूट एंगल मेंशन नहीं किया है. और मुझे पहले से थोड़ी पता, देखो मुझे पहले से थोड़ी पता रहेगा कि कौन सा वाला हाइपरबोला है, कौन सा वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला है. मैं तो जस्ट ऐसे आइडिया दे रहा हूँ कि अगर खाली आपको इतना इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स पता है और कुछ नहीं गिवन है, ठीक है, बाकी अगर सब कुछ गिवन ही होता तो इतना एनालिसिस करने नहीं पड़ता. बस इतना गिवन है कि एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स इज थीटा. आई डिडंट मेंशन द वर्ड अक्यूट, ठीक है. तो थीटा ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है. मेरी बात समझ रहे हो? तो sec थीटा बाय 2 कैन बी इस वाले एंगल का sec या फिर इस वाले एंगल का sec, किसी का भी हो सकता है. तो मुझे क्या पता ये एसेंट्रिसिटी किसके. अच्छा पहले मैं जस्टिफाई तो कर दूं, एक सेकेंड, ये तो मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, पहले जस्टिफाई तो कर दूं कि ये sec भी आया कहां से. तो ये देखो, समझना और आर्ग्यू करना अच्छे से. लुक एट दिस, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम, इसको कॉपी करके नीचे फिर से पेल दिया जाए. इसी डायग्राम को यूज कर लेते हैं. हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर अपन इस डायग्राम को देखें तो ये फिलहाल स्टैंडर्ड है. बस सुनना मेरी बात, ये थीटा बाय 2 हो गया ना, और ये भी थीटा बाय 2 हो गया, और इसमें h और c हटा देता हूं भाई, h और c कैन कंफ्यूज अस. तो फिलहाल हियर कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि tan ऑफ थीटा बाय 2 इज बेसिकली b बाय a. tan of theta by 2 is basically b by a. Yes sir. That implies Yes, sir. 1 plus
tan square theta by 2 is 1 plus b square by a square. Hence sec square theta by 2 is e square. तो e क्या बन गया? sec theta by 2. Here. ठीक है. अब मुझे एक बात सोच के बताना सर, ये तो स्टैंडर्ड में किया है आपने, जनरल में कैसे बोल सकते हो? एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट और रोटेट कर देते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट और रोटेट किया तो एक बात सोच के बताना, क्या एंगल बिटवीन एजिम्प्टोट चेंज हुआ? नो सर. नो सर. क्या एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला चेंज हुई? नो सर. नो सर. नहीं. तो ये रिलेशन चेंज हुआ क्या? नो सर. ज्योमेट्री क्यों चेंज होगी? शिफ्ट एंड रोटेशन से ज्योमेट्री क्यों चेंज होगी? हाँ नहीं होगी, सही बोल रहे हो. ज्योमेट्री क्यों चेंज होगी? तो e sec theta by 2 इज ट्रू. बट अगेन मुझे पता है कि ये वाला h है या c है, मतलब एग्जैक्टली मुझे पता है कौन सा हाइपरबोला है. दिस कुड बी योर हाइपरबोला h, दिस कुड बी योर हाइपरबोला c. तो ये जो इसेंट्रिसिटी आई है किस वाले हाइपरबोला की है ये मुझे नहीं पता, बट ये बोल सकता हूं दी अदर हाइपरबोला. अगर एक वाले का sec theta by 2 है तो अदर हाइपरबोला हैज इसेंट्रिसिटी, ये कितने बच्चों को समझा? cosec theta by 2. ये कैसे बोल सकते हो? यहीं से बोल सकते हो. थीटा की जगह 90, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा, या फिर 1 by e1 स्क्वायर प्लस 1 by e2 स्क्वायर इज 1. तो अगर एक sec theta by 2 है तो सबको समझ आ रहा है दूसरा वाला क्या बन जाएगा? cosec. बट कौन सा वाला क्या है मैं ये नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता कौन सी इक्वेशन क्या है जब तक आप और डेटा नहीं दोगे. तो इससे क्रक्स ऑफ डिस्कशन क्या है? इसेंट्रिसिटी कैन बी sec theta by 2 और cosec theta by 2. एग्जैक्टली सेक या कोसेक के लिए इसके लिए और डेटा देना पड़ेगा. एग्जैक्टली सेक या कोसेक इसके लिए और डेटा देना पड़ेगा. ठीक है. थीटा इज द एंगल बिटवीन असिम्प्टोट. आपने अक्यूट भी नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बोला, बस थीटा इज एंगल बोला है. तो दिस कुड हैव बीन थीटा एंड दैट वुड हैव गिवन यू दैट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी इजीली. सर या फिर 90 माइनस थीटा बाय 2 से भी कर सकते थे ना? 180 माइनस थीटा. अगर ये थीटा तो बोला फिर तो वो 90 माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा ना फिर? हाँ हो जाएगा, बट नो थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखो तो कोसेक थीटा बाय 2 बन रहा है. ठीक है. तो इसमें मैं ऑफ कोर्स ये मैंने आधा छोड़ा है क्योंकि इसको और ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता अनटिल यू गिव मी मोर डेटा. तो इसमें मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा तब अपन ज्यादा आर्ग्यू करेंगे. बट आई होप अभी ऊपर से बेसिक आइडिया लग गया कि हाँ ठीक है, बट कौन सा विच इज विच वी डोंट नो. जस्ट दैट इसेंट्रिसिटीज विल बी आइदर दिस और दिस. ऐसा eccentricities will be either this or this. Exactly कौन से वाले का क्या होगा वो अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो और फील आ जाएगा बच्चों. अभी इसमें इक्वेशंस भी गिवन नहीं है, अच्छा एक कॉन्वर्स स्टेटमेंट टू यू शुड नो. अगर ये एजिम्प्टोट्स हैं तो इसके कितने हाइपरबोला बन सकते हैं? मतलब हाउ मेनी हाइपरबोलास आर देयर व्हिच कैन हैव दीस एज एजिम्प्टोट्स? 2 सर. इनफाइनाइट. Yes sir. सर एक्सेंट्रिसिटी वेरी कम. एक्सेंट्रिसिटी भी यही दोनों होंगी. अरे ये कर लो ना, मुझे बताओ मैं इसी एजिम्प्टोट को ये लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ. अरे मतलब ऐसे बोलो यार. इसका एजिम्प्टोट बताना क्या होगा? इसका एजिम्प्टोट y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाय a. 2 कैंसिल हो रहा है. इस वाले का एजिम्प्टोट क्या होगा? y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाय a x ही होगा. बट तुम्हें समझ रहा है ना कि अबे 2 है मतलब ये तो और दूर से, ये वाला ये से जा रहा होगा, वो थोड़ा सा और दूर से जा रहा होगा. कितने बच्चों को समझ रहा है? हाँ उसका शेप थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा, बट बात तो वही है ना, एजिम्प्टोट्स तो सेम है ना. मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि these pair of asymptotes can have infinite hyperbolas. ऐसे infinite hyperbolas have these as asymptotes, but एक हाइपरबोला का एक ही एजिम्प्टोट होगा. कॉन्वर्स ट्रू नहीं है. इनफैक्ट ऐसा ले लो 3a, इसका एजिम्प्टोट्स तो वही आएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस b बाय x, बट इसका वर्टेक्स काफी दूर हो चुका होगा, ऐसा टाइप का बन रहा होगा. काफी दूर हो चुका होगा, ऐसे टाइप का बन रहा होगा. तो एजिम्प्टोट से हाइपरबोला फिक्स होता है क्या? अगर एजिम्प्टोट गिवन है तो हाइपरबोला फिक्स हुआ क्या? बताओ. नो सर. नो. बट अगर हाइपरबोला गिवन है तो एजिम्प्टोट फिक्स हुआ क्या? हाँ सर. हाँ.
सर ये E इक्वल टू सेक थीटा बाय 2 किसी भी जनरल हाइपरबोला के लिए हाँ, वैलिड, हाँ। लेकिन इसके डेरिवेशन में तो आपने tan थीटा बाय 2 इक्वल टू b बाय लिखा, तो वो यस बिट्टू, बट मुझे बता, ये करने के बाद आई शिफ्टेड एंड रोटेटेड, नाउ हैज इट बिकम जनरल? यस यस, बट क्या एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स चेंज हुआ? एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स नहीं सर, नहीं ना, शिफ्ट एंड रोटेशन से नहीं होता है। क्या ये जनरल हो चुका है अब? यस सर, क्या इसकी सेंट्रिसिटी चेंज हुई है? नो, So why would this relation change? E equals to sec theta by 2. ओके सर, पहले sec theta by 2 तो eccentricity चेंज नहीं है और थीटा चेंज हुआ तो अभी भी sec theta by 2 है बस। ओके सर, गॉट इट। So we can also say ना कि वो एंगल b by with axis और axis भी रोटेट होगा तो एंगल तो कांस्टेंट ही रहेगा वो दोनों के बीच में। हाँ, angle with the major axis will not change, correct? हाँ Yes, yes. So you could justify like that, सही है। ठीक है, सर आप रिटर्न कॉन्वर्स स्टेटमेंट लिख देंगे क्या? कॉन्वर्स क्या था कि कोई काम का नहीं था, अपने बीच की बातें। एसिम्प्टोट does not fix the hyperbola. If hyperbola is given, then asymptotes fixed होंगी, but asymptotes are given, then hyperbola fixed नहीं होगा। Infinite possibilities है hyperbola की। कोई काम का नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, ऐसे ही बेसिक डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी स्टार मार्क कर लो, ये थोड़ा एक्सक्लूसिव टाइप का प्रॉपर्टी है बच्चों। एक्सक्लूसिव मतलब समझ रहे हो? एक्सक्लूसिव टू हाइपरबोला मतलब तुम इसको रिवर्स में ऐसे गेस कर सकते हो कि अगर ये हरकत हो रही है तो क्या कोनिक रहा होगा, ऐसी टाइप की चीज है, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी काम की है। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी भी मेंशन कर देता हूं, बहुत सिंपल सा है बच्चों। क्या प्रॉपर्टी है? एसिम्प्टोट्स की प्रॉपर्टी है तो याद रखने काम आएगा। पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन asymptotes is bisected at the point of contact. Portion of tangent intercepted between the asymptotes is bisected at the point of contact, and area of triangle formed by tangent and two asymptotes is constant equals to AB. तो चलो इसको भी एनालाइज कर लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं पता नहीं। तो पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन एसिम्प्टोट्स इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the tangent, any tangent, along with the two asymptotes is always constant. चलो इसको डिराइव कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसकी एसिम्प्टोट्स बनानी पड़ेंगी इस बार। तो एसिम्प्टोट्स क्या बन रही है बच्चों? ये एक एसिम्प्टोट, तुम लोग कॉपी करो, मैं डायग्राम बनाता हूँ। जब तक डायग्राम अच्छा नहीं बनाऊंगा तो थोड़ा गंदगी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाता है। ये दिस इज बेटर, और दिस इज गुड। ये एक और, उसके बाद एक टेंजेंट बनाई जाए मस्त मस्त। कौन सा कलर? पिंकी। तो टेंजेंट क्या बोल रहा है बच्चों? ये रहा टेंजेंट अपना, वेरी। चलो, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, तो एनी पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला कैन बी टेकन एज a sec थीटा b tan थीटा। तो जो लिटरली बोल रहा है वो डिराइव कर ही लेते हैं, बट डेरिवेशन को इसका काम का नहीं है, प्रॉपर्टी काम आएगी बच्चों। प्रॉपर्टी विल बी यूजफुल। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। बेसिकली ये वाला एसिम्प्टोट क्या है? y इक्वल्स टू b बाई ax, और ये वाला एसिम्प्टोट क्या है? y इक्वल्स टू माइनस b बाई ax। तो उसने दो चीजें बोली हैं। AB का मिड पॉइंट क्या है? P, एंड ट्राइंगल OAB का एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड इट इज ऑलवेज AB। तो दोनों एक साथ ही प्रूव होंगे, तो अपन को दोनों को एक साथ निकालना ही पड़ेगा। तब एक काम करते हैं, इसने जो बोला है मिड पॉइंट निकालना है, तो A और B के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो, A और B के पॉइंट्स अगर निकालने हैं कोऑर्डिनेट, तो मुझे टेंजेंट को किन से सॉल्व करना पड़ेगा? एसिम्प्टोट से। एसिम्प्टोट।
तो टेंजेंट की इक्वेशन याद है क्या? हाँ यार, टेंजेंट की इक्वेशन लास्ट लेक्चर ही सीखा था, x बाय a sec थीटा माइनस y बाय b tan थीटा इक्वल्स टू 1, है ना? फॉर a कैपिटल A किससे सॉल्व करना है? y इक्वल्स टू b बाय a x से। तो y बाय b को x बाय a रखना है बेसिकली। y को b बाय a x रखो, y को b बाय a x रखोगे तो ये बन रहा है बच्चों, है ना? तो x बाय a is sec minus 10 और x by a is 1 upon sec minus 10. Do you understand? 1 upon sec minus 10 is basically sec plus 10. Rationalize करके दिख रहा है क्या? X Yes, by sir. a is sec plus 10. हाँ, तो calculation is not the key here. X is, तो x आ रहा है a sec plus 10 बच्चों, और x अगर a times sec plus 10 है तो y क्या बन जाएगा? b by a times x. तो x a plus sec 10 है तो b by a times मतलब ये बन रहा है b टाइम्स sec प्लस 10। तो लेट्स से मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके डायरेक्टली कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन आल्सो, जस्ट दैट हाँ सॉल्व कर लिया होगा और ऐसा कुछ पॉइंट आ रहा है। a टाइम्स sec प्लस 10 comma b times sec minus 10. All right, this is coordinate of a. For b, of course, you must have solved with y equals to minus b by ax. तो y by b को माइनस x by a रखा है, तो माइनस x by a रखा है, तो सबको समझ आ रहा है sec plus 10 यही बन गया। तो वहां जाके रैशनलाइज करके sec minus 10 फील आ रहा है क्या? x by a will be sec minus 10, तो ये बन जाएगा a times sec minus 10. You will get a times sec minus 10. तो b का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? a times sec minus 10, कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? minus b by a times x coordinate. So minus b by a times x coordinate will give you this. All right. I hope you understand. A ये रहा, Sir, b ये रहा। जी सर a के y कोऑर्डिनेट में b टाइम्स sec थीटा प्लस tan थीटा होना चाहिए। यस यस यस, सॉरी, थैंक यू, करेक्ट 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 करेक्ट, सही है। ठीक है, ये लो, दोनों एक साथ प्रूव हो गया। मुझे जल्दी से सोच के बताओ, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या रहा है? ए और बी का मिड पॉइंट क्या रहा है? दिस प्लस दिस बाय 2। अबे a sec थीटा, दिस प्लस दिस बाय 2, तो sec कैंसिल होके 10 बचेगा, b tan थीटा। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज a sec थीटा b tan थीटा, दैट इज पॉइंट p। तो अगर ए बी का मिड पॉइंट p है, इसका मतलब है टेंजेंट इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन द एसिम्प्टोट्स बाइसेक्टेड एट p, क्योंकि मिड पॉइंट p आ रहा है। ठीक है, और एरिया भी निकाल लेते हैं बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि एक वर्टेक्स 0 0 है, एक है दिस और एक है दिस। तो ये समझो ना कि अगर एक वर्टेक्स 0 0 है तो इवेंचुअली ये बचेगा x1 by 2 माइनस x2 by 1, इतना ही बचता है। x3 by 3 0 है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूले में x3 by 3 को 0 रखोगे तो x1 by 2 माइनस x2 by 1, यही बचेगा। तो मुझे जरा सोच के बताना, दिस इंटू दिस, ये x1 और ये y2 है, जल्दी बताओ क्या बच रहा है दिस इंटू दिस में? दिस इंटू दिस, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर माइनस x2 इंटू y1, x2 इंटू y1, तो दिस इंटू दिस में भी क्या बच रहा है? ओ, तो थीटा तो वैनिश ही हो रहा है हमेशा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB भी क्या है बच्चों? कांस्टेंट। ये एरिया ऑफ प्रॉपर्टी जनरल हाइपरबोला के लिए भी लागू होगी कि सिर्फ हाँ, ये ए और बी के कोऑर्डिनेट वगैरह चेंज हो जाएंगे, बट द ज्योमेट्रिकल significance will remain true. What do I mean by that? In any random general hyperbola also, if you draw a tangent, ऐसा हाइपरबोला मान लो, ये टेंजेंट बनाऊंगा तो ये मिड पॉइंट रहेगा इसका, और ये ट्रायंगल का एरिया कांस्टेंट रहेगा। यू कैन अगेन जस्टिफाई दिस बाय, लेट्स से अभी तो ट्रू है, स्टैंडर्ड में ट्रू है, मैं शिफ्ट और रोटेट कर दूं तो क्या ए और बी का मिड पॉइंट पी नहीं रहेगा? रहेगा। ए और बी का ट्रायंगल एरिया चेंज हो जाएगा? नहीं, बस, तो जनरल में भी ट्रू है, सिंपल। यू डोंट नीड एनी जस्टिफिकेशन, दिस इज गुड इनफ। ठीक है, दिस इज गुड इनफ। एंड एक और प्रॉपर्टी होता है सिक्स्थ वाला, ये भी काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव है, ये भी काम आ जाता है, बट मैं ये प्रूव नहीं कर रहा, मेरे को बहुत बोर होता है। अगर आपको इच्छा हो तो मैं ऐसा होमवर्क दे देता हूँ, दिस इज वेरी बोरिंग। chord AB of hyperbola meets
asymptotes at C and D, then midpoints of AB and CD same, midpoints of AB and CD same. तो ये वाला भी प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ, फिर पूरा एक साथ कॉपी कर लेना. बट आई एम नॉट प्रूविंग दिस वन, ये मैं प्रूव नहीं कर रहा, इसको मैं एज अ होमवर्क दे देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो खुद से. बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, इसलिए मैं टाइम पास नहीं करता इसमें. बट आई शुड मेंशन द डायग्राम, क्योंकि अपन इसको यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में. ओके, ये रहा और ये रहा. बट इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए. लेट्स सी कोई बच्चा पूछता है कि नहीं पूछता है, मैं वेट करूंगा एक क्वेश्चन का. तो जैसे ये अपना एक हाइपरबोला है h, ठीक है, तो फॉर एनी हाइपरबोला आल्सो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू. तो इसका एक कॉर्ड बनाओ. तो इसका कॉर्ड जैसे मैंने ये बना दिया, मान लो दिस. तो ये तुम्हारा था बच्चों a और b. ओके, दिस वाज योर कॉर्ड ab. तो ab फिलहाल एक्सटेंड करना पड़ रहा है, AB सपोजिटली एक्सटेंड करना पड़ रहा है टू मीट द एसिम्प्टोट्स एट CD. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज midpoint of AB is same as midpoint of CD और AC equals to BD, ये बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है, and this stays true even for this diagram. Even for this diagram. कौन सा डायग्राम यार? वर्टिकल लाइन क्यों चली जाती है? ये हमेशा होता है मेरे साथ. दिस डायग्राम मतलब कॉर्ड बच्चों ऐसी भी हो सकती है. वैसे ये नेक्स्ट लेक्चर का डिस्कशन है, कॉर्ड को अच्छे से अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अपन पूरा एनालिसिस करके तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे. बट कितने बच्चों को समझा सर इसको कॉर्ड बोलोगे क्या? माय क्वेश्चन टू यू, मेरे को तो आता है, चलो. यस सर. है ना? हाँ, ये भी Yes, कॉर्ड है. sir. बट इसमें ध्यान से देखो क्या हो रहा है, थोड़ा उल्टा हो रहा है. इसमें C और D कहाँ पर आ रहे हैं? A और B के बीच में, A और B के बीच में आ रहे हैं. बट स्टिल AC और BD इक्वल होंगे, या फिर AB और CD का मिड पॉइंट सेम होगा. दिस इज ऑल्सो कॉर्ड. तो ये वाली कॉर्ड कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, क्या होता है, क्या नाम होता है, कोई डिफरेंस होता है, जो भी होता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर एनालाइज करेंगे, आज नहीं. आज तो अपन एसिम्प्टोट की प्रॉपर्टीज और उस पर आप क्वेश्चंस करते हैं. काफी ज्यादा थ्योरी हो गया बच्चों, लॉट ऑफ थ्योरी वी हैड टुडे. तो इसको अच्छे से कॉपी कर लो. इसका प्रूफ 6 वाले का प्रूफ आप घर से सोच के आना. बहुत पप्पू प्रूफ है, देखते हैं कितने बच्चों को चमकेगा. वेरी इजी टू प्रूव. सर इन द 5th पॉइंट व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन? पार्ट द स्टेटमेंट कि मिड पॉइंट पे टेंजेंट बाइसेक्ट होता है, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट बाइसेक्ट होता है और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फिक्स्ड होता है. द प्रूफ इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट. The proof is not really important. You should know बस the statement काम का है. Okay? सर आप एक बार 5th वाला पॉइंट दिखा सकते हैं? ये तो रहा, ये 5th वाली दिख रहा है, एक्सक्लूसिव करके जो लिखा है ये 50 है. ओके सर, सॉरी. हाँ, यही दोनों कॉपी करना है. इसके ऊपर तक आप कर चुके हो, ये वाला यही दोनों से नहीं सर, कर चुका हूँ यही बात. हाँ, तो इसको लिख लो. इसके बाद 6 वाला भी दिखा देता हूँ. काफी थ्योरी हो गया आज, बट मैं एसिम्प्टोट्स पे क्वेश्चन दूंगा आपको. I'm going to give you a question on asymptotes. सूर्य जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स. बाकी बच्चों को इसको भी कॉपी कर लेंगे, उसके बाद मैं 6 पॉइंट पे आ रहा हूँ. सूर्य जस्ट वेट फॉर 30 सेकेंड्स. ये कॉपी कर ही लें दो बच्चों को. तो काफी टाइम निकल गया यार एक्सप्लेन करने में. मेरे को लगा था आज क्वेश्चन हो जाएंगे ढेर सारे, बट नहीं हो पाएंगे. बट कोई नहीं, मैं घर के लिए दे दूंगा, अच्छे से ट्राई करना. Sir, can you scroll down? जस्ट अ सेकंड. कर रहा हूं, धीमे धीमे कर रहा हूँ, बट ज्यादा नहीं. तो सर हल्का ऊपर थोड़ा. अरे अभी तो डेफिनेशन ही थी, डेफिनेशन भी नहीं लिखी तूने अभी तक. और नहीं सर, ये असिम्प्टोट्स वाला पार्ट चला गया था इसलिए.
मतलब पूरा ऊपर से कॉपी करना है क्या कुछ? नहीं मतलब एसिम्प्टोसिस कांस्टेंट वो वाला पार्ट कवर ओवरलैप हो गया था, इसलिए मैं बोल रहा था। लिखो ये लिखो वाला लिखो नहीं लिखो लिखा लिखो था। लिखो जल्दी लिखो। थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। यार मैंने इनफैक्ट अब याद आ रहा है मुझे, मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं कराया है। आई हैव नॉट गिवन इवन अ सिंगल क्वेश्चन। मैं थोड़ा क्वेश्चन जनरली भी दे देता हूँ। हाँ यार प्रजस, 2 डिग्री का उसमें से खाली हाइपरबोलाज है एसिम्प्टोट्स। यस, ओनली हाइपरबोलाज है एसिम्प्टोट्स। यस। चलो तो मैं थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ बच्चों, बुकलेट के ही देता हूँ और एक आध खुद से भी दे दूंगा। पहले ये वाले ट्राई करो, ये पहले इजी वाले देते। मैंने अभी तक टेंजेंट पे भी एक ही क्वेश्चन नहीं दिया है। नहीं ये नहीं, ये तो सर आप एक सेकंड सिक्स्थ वाला दिखा सकते हैं? ये रहा सिक्स्थ वाला, ये लिखा है। 2A में से कौन सा देना है मुझे, नेसेसरीली करवाना है? सर 2A में आपने 19th लिखा है या 17th लिखा है? 19। ओके सर। 30 छोड़ो, 30 कुछ गड़बड़ टाइप है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। 2B में से कौन सा देना था, एक सेकेंड। 2B का 12 कर सकते हैं। अच्छा 2B का 30 देना है मुझे, 1B का 30 तो खुद सा लग रहा है। 2B का 12, 30 मुझे डिस्कस करनी है कैसे भी करके। और एक्सरसाइज 3 के कौन से दे सकता हूँ? हम्म, 22 एंड 20। ठीक है, ये क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। मुझे जिसमें से 2B का 12 कोई काम का है क्या? एब्सोल्युटली नेसेसरीली, हाँ चलो ये 4 तो मुझे कुछ भी करके डिस्कस करना ही है। तुम स्टार्ट करो,
ये चार तो मुझे डिस्कस करना ही है। आज नहीं हो पाए तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे, बट ये चार तो डिस्कस करेंगे। तुम तो इन चैप्टर 2 से स्टार्ट करो, इजी इजी है बच्चों। अंशु भी अभी फिलहाल 3-4 क्वेश्चन तो अभी हो जाएंगे, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करो। इन चैप्टर 2, 3, 5, 10, 14 देखो ना, 2-2 मिनट में हो जाएंगे, ट्राई करो। इफ यू डिड इलिप्स अच्छे से तो ये वही है, इलिप्स का ही एप्लीकेशन है विद जस्ट अ माइनर चेंजेस, ऐसे छोटे छोटे, और कुछ नहीं है। ट्राई करो। तो मैंने टेंजेंट वेंजेंट पे क्वेश्चंस नहीं कराए थे, इसलिए मैं टेंजेंट पे 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। टेंजेंट वेंजेंट पे एक भी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने अभी तक, उस पर थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर और आगे बढ़ते हैं एसिम्पटोट्स पे। थ्री का मेथड आपको सबको एकदम ऐसा हो जाना चाहिए कि रट चुका है सर, ये तो अपन बहुत बार कर चुके हैं। M1 M2 कुछ दिया हुआ है तो कैसे स्टार्ट करोगे, सोचो। सर आप एक बार डायग्राम बता सकते हो, समझ नहीं रहा। वैसे इसको डायग्राम बना के मत ही कर। Tangents are drawn from C, D to this hyperbola makes angle alpha and beta with the x axis। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंस ड्रॉप कर रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंस ड्रॉप कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हाइपरबोला है मान लो, और अल्फा बीटा यहाँ पे मैं बना नहीं पाऊंगा, वो मुश्किल हो जाएगा, बट C, D से 2 टेंजेंस ड्रॉप करिए और उनके स्लोप्स गिवन है एक तरीके से। इसका स्लोप tan अल्फा है और इसका स्लोप tan बीटा है। तो ये वाला एनालिसिस आप कम से कम, दिस इज द 4th टाइम यू मस्ट बी सीइंग। सर्कल में भी ये किया था, पैराबोला में भी किया था, इलिप्स में भी किया था, हाइपरबोला में भी वही कर रहे हैं। और गिवन क्या बच्चों, M1 M2 इज 1। कहां से स्टार्ट करें, याद दिलाओ, जस्ट मेंशन दैट वर्ड, Slope form of tangent. बस चलो ठीक है। आई विल गिव यू एग्जैक्टली 1 मिनट फॉर द कैलकुलेशन। आई विल वेट फॉर 1 मिनट एंड देन आई विल सॉल्व। सबको चमक जाना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 दिया हुआ है, तो क्या बनाना पड़ेगा पहले। डायग्राम पे मत जाओ। सर C² प्लस D² का वैल्यू आ रहा है। अच्छा ऐसा हो सकता है, चलो स्लोप फॉर्म से क्या स्टार्ट करोगे, याद आ रहा है, लेट दिस बी द टेंजेंट स्लोप फॉर्म वाला, a² m² माइनस b²। नहीं सर, राइट आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। फिर इसमें पुट डी C, D, तो C, D पुट करोगे तो क्या दिख रहा है, d माइनस cm का होल स्क्वायर इज a² m² माइनस b²। और इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ b² प्लस d² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ m², तो बन जाएगा a² माइनस c² इज 1। तो वी आर गेटिंग माइनस b² माइनस d² इज a² माइनस c²। तो क्या मांगा गया है बच्चों, c² माइनस d², तो c² माइनस d² इज a² प्लस b²। सिंपल, बबलू एकदम, ठीक है। याद आ गया ना, इसमें हाइपरबोला का कुछ था ही नहीं, जस्ट इफ यू नो द स्लोप फॉर्म, बाकी इलिप्स जैसे ही था। 5th ट्राई करो, the equation of common tangent to the two hyperbolas।
अच्छा कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है। थोड़ा सा बबलू होने वाला है। चलो अच्छा है, आ गया तो बता ही देता हूं। अच्छा नहीं, वो चेंज हो चुका है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक हाइपरबोला ये है और दूसरा हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे लिखो। मतलब कंपैरिजन करोगे तो भी आएगा, बट थोड़ा लफड़ा हो सकता है कंपैरिजन में। m की जगह 1/m कैसे करना चाह रहे हो? इनफैक्ट मैं अलग से बता देता हूँ यार, रुको। इसका अगर चाहो तो डिराइव करके देख लो, जैसे भी आपको पसंद हो। इसका स्लोप फॉर्म निकाल सकते हैं क्या बच्चों? इसका स्लोप फॉर्म डिराइव कर सकते हैं क्या? कैसे डिराइव करोगे इसका स्लोप फॉर्म? मैं दो तरीके से बता देता हूं, जो आपको सही लगे। कंपैरिजन से भी आता है, बट वो थोड़ा दिमाग खराब करता है, इसलिए इसको ऐसे लिख लो। तो इसका स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट ये बन जाएगा। टेक्निकली स्पीकिंग ये बन जाएगा। या फिर कंपैरिजन से करना है क्या? वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसमें क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर बाय कैपिटल बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें कॉन्जुगेट का स्लोप फॉर्म आ गया, y इक्वल्स टू b, कैपिटल A इज b एंड कैपिटल B इज a। वैसे मैं अवॉइड करता हूँ स्लोप फॉर्म में कंपेयर करना, अवॉइड ही करता हूँ, उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, बट आई थिंक इसमें आ जाना चाहिए। ये क्या लिख दिया? हाँ कॉन्जुगेट नहीं है, बट मैं आइडिया दे रहा हूँ ना। वो कॉन्जुगेट मतलब ओरिएंटेशन तो डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले का कैसे निकालोगे, वो बोल रहा हूँ मैं। इट्स नॉट नेसेसरीली कॉन्जुगेट, एंड ये जस्ट ऐसे टाइप का हाइपरबोला जो होगा उसका स्लोप फॉर्म ये आएगा, मैं बता रहा हूँ। बट या फिर कंपैरिजन से भी आ जाना चाहिए कि y इक्वल्स टू m x प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस माइनस b स्क्वायर, ऐसा बनता है ना। तो y को अगर मैं x रखता हूँ, इसको y रखता हूँ, इसको b स्क्वायर m स्क्वायर और इसको a स्क्वायर रखता हूँ, तो टेक्निकली स्लोप फॉर्म होने के लिए कितने बच्चों को समझ रहा है कि अगर मैं स्लोप को स्मॉल m लेता हूँ, हेंस कैपिटल M इज 1/m है या ना? क्योंकि इस लाइन का स्लोप कैपिटल M नहीं है। स्लोप फॉर्म में M शुड हो जाएगा ना सर? व्हाट नहीं, ये सही है यार। ये इसका स्लोप फॉर्म ये लिखा, फिर कंपैरिजन करा, कंपैरिजन के बाद रिप्लेस करा, तो स्लोप एक्चुअली 1 कैपिटल M है। बट जब भी स्लोप फॉर्म होता है उसमें M शुड रिप्रेजेंट द स्लोप, प्रॉपर स्लोप। तो मैं कैपिटल M की जगह स्मॉल 1/m लिख रहा हूँ, वेयर स्मॉल 1/m इज द स्लोप। तो टेक्निकली ये बन रहा है बच्चों, b स्क्वायर बाय m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हाँ, एज आई सेड y यही आ रहा है, ये एलसीएम लेके देखो। तो आपको जैसे अच्छा लगे, कंपैरिजन से भी वही आ रहा है इवेंचुअली। Sir, how did you get capital M square to 1/m? देखना, इफ द टेंजेंट इज स्लोप फॉर्म टेंजेंट, देन जो m वाला टर्म है दैट शुड रिप्रेजेंट स्लोप। तो यहाँ पे 1 कैपिटल M स्लोप है ना, मैं 1 कैपिटल M से डिवाइड करूंगा तो हम लोग Oh ऐसे yes, भी बोल I got सकते it. हैं कि dx/dx हो जाएगा कंपैरिजन से। dy by dx पे मत जा, dy by dx पे मत जा, वो और कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये आई थिंक दिस इज गुड इनफ। ओके सर। dy by dx लो चेंज। हेलो फिर सर, एंड में क्या किया आपने 1/m वाला? हाँ, एंड में मैं कैपिटल M को 1/m लिखा, क्योंकि स्लोप फॉर्म में M शुड रिप्रेजेंट स्लोप। यहाँ पे कैपिटल M स्लोप नहीं है। यू कैन सी स्लोप इज एक्चुअली डिवाइड करोगे तो y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्मेट में लिखोगे तो 1 कैपिटल M स्लोप है। यस सर। तो प्रॉपर स्लोप के टर्म से यही आ रहा है, y इक्वल्स टू mx। तो अगर इसको यूज करना है तो कर सकते हो, देखो ट्राई करो। हाँ सर। हेलो सर। हम्म, तो सर हमें बस पहले वाली इक्वेशन का m फॉर्म ऑफ स्लोप निकालना है, फिर दूसरे वाले का भी वैसे करके कंपेयर करना है ना? हाँ ऐसे निकाल सकते हो या फिर कंपेयर करके निकाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। ऐसे निकाल सकते हो या फिर कंपेयर करके निकाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो इनफैक्ट
जस्ट ये इसने पूछ लिया है तो अपन सॉल्व कर देते हैं, बट यूजुअली कोई याद थोड़ी रखता है कि कॉन्जुगेट का स्लोप फॉर्म अलग से याद रखो। तो इस अगर अपन ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर अपन को देखा जाए, let y equals to mx plus c be the common tangent, let y equals to mx plus c be the common tangent, तो what am I trying to say, c अगर पहले वाले के हिसाब से देखा जाए तो c क्या होता है, प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट सेकेंड वाले के हिसाब से क्या बन जाएगा बच्चों, टेक्निकली इसको लिख सकता हूं माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा काइंड ऑफ सेकेंड वाला, जैसे आपको सही अच्छा लगे। क्योंकि देखो ना एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस, इसको मैंने ऐसे लिखा था, तो एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस बी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के नीचे माइनस ए स्क्वायर एक तरीके से, तो ये हो गया एक तरीके से। दिस शुड बी द करेक्ट थिंग टू डू, दिस शुड बी द करेक्ट थिंग टू डू। तो कंपैरिजन से करना है तो कर लो, बट कंपैरिजन में अवॉइड ही करता हूं, मैंने डायरेक्टली लिख ही दिया। और वैसे आपको कॉन्जुगेट के स्लोप फॉर्म को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो याद नहीं रहता, मैं तो थोड़ा सा इमेजिन करके ही सॉल्व करता हूं, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर कंपैरिजन विल गिव यू सेम रिजल्ट। तो यार ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑल्सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एम की वैल्यू प्लस माइनस 1 चलेगा, m की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1x प्लस माइनस रूट ओवर m स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आपने m को 1/m कैसे लिखा? कंपैरिजन वाला? यस सर। अरे देख, कंपैरिजन से ये आया था कि x इक्वल्स टू कैपिटल M y प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर कैप, नहीं ये आया था b स्क्वायर कैपिटल M स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आया था ना। बट इफ यू वांट दिस टू बी स्लोप फॉर्म, तो मैं क्या बता रहा हूं, इन स्लोप फॉर्म m should always be slope, m should be slope, स्लोप फॉर्म में जो m आता है वो स्लोप का टर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे सोच के देख, यहाँ पे कैपिटल M आ रहा है, क्या कैपिटल M लिटरली इस लाइन का स्लोप है क्या, सोच के बता, क्या इस लाइन का स्लोप कैपिटल M है? नो सर। नहीं, एक्चुअल स्लोप क्या है, स्लोप होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y ना, तो 1/m दिख रहा है क्या, तो इफ m स्लोप दैट इंप्लाइज m इज एक्चुअली 1 कैपिटल M, तो कैपिटल M को 1/m लिखना पड़ेगा, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ स्लोप, एक्चुअल स्लोप स्मॉल m, तो ये उसको उठा के ऊपर पुट कर दे, तो क्या बन रहा है, x इक्वल्स टू 1/m y प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बन रहा है। ओके, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। तो कंपैरिजन आल्सो वर्क्स, बट मैंने बिना कंपैरिजन के भी साफ साफ ऐसे करके बता दिया कि अब ये कर लो, वही बात है एक तरीके से। डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड से भी कर सकते हो कि सॉल्व करके एक लाइन को कॉन्जुगेट से डब्बा जीरो मारो, वो सब सम पोटैटो पटाटो जैसा भी हो, बट एक क्वेश्चन कर लिया अपन ने क्लास में, तो अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। इज एवरीवन ओके विद दिस थिंग? सर एक डाउट है सर, बोलो। जब हमने कॉन्जुगेट का इक्वेशन कंपैरिजन से निकाला y इज इक्वल टू x डाल के और x इज इक्वल टू y डाल के, तब तो सर हमें ऑटोमेटिक m इज इक्वल टू 1/m आ गया था, तो आपने अभी क्या प्रूफ किया है m इज इक्वल टू 1/m वापस से? वही किया वापस से, दैट सेम एनालिसिस आई रोट हियर, वो मैंने रब कर दिया था एनालिसिस, बट सम की डास सर वो एनालिसिस वापस से समझाओ कि स्लोप कहां से आया, तो मैंने उसको वापस से लिखा और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो अच्छा, लेक्चर काफी एक्सटेंड हो गया 5 मिनट, बट चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थोड़ा सा होमवर्क ग्रुप पे भी अपडेट करता हूँ, बट ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। अब अपन बस बढ़ते ही जाएंगे इसमें, नेक्स्ट लेक्चर भी कुछ करेंगे और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, बट ये बचे हुए क्वेश्चन जरूर ट्राई करके आना बच्चों, ठीक है। ये 4 तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ये 4 तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये 4 तो करना ही है एब्सोल्युटली, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट क्लास।
ओके चलो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। क्या 2.5 से 3 लेक्चर तक का और थ्योरी बाकी है जतिन, 2.5 लेक्चर तक का एंड क्वेश्चंस मिला के वैसे। चलो बाय। तो मैं पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ, इसको एनालाइज करना हो तो अच्छे से एनालाइज कर लेना।